अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। गाजा, इजराइल, लेबनान और इसी के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज 22 अक्टूबर है, तो आज की इस वीडियो में तमाम खबरें आज ही की होंगी, ताज़ा होंगी, लेटेस्ट होंगी। आपको बता दूं कि गाजा के अंदर जंग बंद पूरी तरह से हुई नहीं थी। गाजा के अंदर पूरी तरह से शांति आई नहीं थी कि एक और नई जगह जंग शुरू होने की संभावना बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेबनान की। लेबनान में काम करने वाले संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम लितानी नदी और उसके आसपास के एरियो पर वापस से आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अपना कब्जा जमाएंगे। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम की संधि से पहले लितानी नदी के आसपास के एरियो में अपने बेस बनाए हुए था। अब हिजबुल्लाह ने इस पर जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये दिया है। उन्होंने कहा है कि जब लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम की संधि हुई थी, यानी डील हुई थी, उस टाइम पे इस बात पर फोकस दिया गया था, ये शर्त थी कि हिजबुल्लाह लितानी नदी से पीछे जाएगा और इजराइल की आर्मी वापस इजराइल की हद में महदूद होगी। लेकिन ये डील होने के बावजूद इजरायली आर्मी ने बार बार लेबनान पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, जिसने अपने युद्ध विराम की संधि को तोड़ दिया है। लिहाजा जब युद्ध विराम की संधि टूट गई है, डील टूट गई है, तो हम वापस से अपने ठिकानों पर जाएंगे और वहां से पूरे इजराइल को सर्विलेंस पे लेंगे। लेबनानी सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करे ताकि बात आगे नहीं बढ़े, हिजबुल्लाह को लितानी नदी से पीछे की साइड में रोका जा सके। लेकिन बार बार इजरायली आर्मी के फाइटर जेट लेबनान की सरहद में घुसते हैं और वहां पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां का माहौल पूरी तरह से खराब होता चला जा रहा है। और माहौल खराब होने की यही वजह है कि एक बार फिर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध के हालात बन सकते हैं, युद्ध शुरू हो सकता है। इसी के साथ साथ एक खबर गाजा से आई है। गाजा के अंदर प्रतिरोध का समूह जो मौजूद है, उन्होंने कहा है कि हमने इजराइल के 2 ऐसे लोग जिनकी डेड बॉडीज हमारे पास मौजूद हैं, उनको वापस देने का फैसला कर लिया है। जैसा कि प्रतिरोध के समूह के द्वारा बार बार ये कहा गया था, हमास के द्वारा ये कहा गया था कि जो जिंदा लोग हैं उन्हें तो पहले चरण के अंदर हमने इजराइल को सौंप दिया है, लेकिन जो लोग मृतक हो चुके, तो मृतकों के शव को ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है। उनके शवों को ढूंढकर वापस हम इजराइल को सौंपेंगे। और इसी के साथ साथ दुनिया से यह भी कहा था कि इजराइल जिस तरह से गाजा के अंदर एग्रेशन दिखा रहा है, उस एग्रेशन को रोकना होगा और दूसरे चरण के अंदर एंट्री लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा चरण क्या था? संधि के मुताबिक, डील के मुताबिक दूसरे चरण के अंदर गाजा में परमानेंट तरीके से सीज फायर होना था, जंग बंद होना थी। तो पहला चरण कंप्लीट होने के बाद भी इजराइल की तरफ से जिस तरह गाजा पर हमला किया गया, हालांकि इजराइल का ये कहना है कि पहले हमास की तरफ से युद्ध विराम के नियमों को तोड़ा गया था। पहले हमास की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट किया है। लेकिन हमास का यह कहना है कि हमने वहां पर कोई भी संघर्ष किया ही नहीं, पहले इजराइल की तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी, बाद में हमारी तरफ से शुरू हुई थी। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोनों पक्षों में से जिसने भी युद्ध विराम की संधि को तोड़ा है, गलत किया और इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल जो बात है वो ये है कि हमास ये कह रहा है कि हम दोनों डेड बॉडीज आज इजराइल को सौंप देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि गाजा के अंदर अब हमले नहीं होंगे और युद्ध विराम का जो अगला चरण है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ उसी के साथ साथ साइड में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ सोर्स का कि ये खबर कहाँ से आई है, तो उस पर भी नजर डालते रहें। इसी के साथ साथ अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के एक के बाद एक बयान आए। ईरानी IRGC की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना परमाणु प्रोग्राम वापस से स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ आयतुल्लाह खामनेई का आज ताज़ा बयान आया है, यह साइड में आप मेरे देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के अलग अलग हिस्से, अलग अलग स्टेट और शहरों में 70 लाख से ज़्यादा लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। अगर ट्रंप के अंदर इतना ही वर्ल्ड लीडर बनने का जज्बा है तो पहले इन लोगों को शांत करा के अपने घरों के अंदर भेजें। दूसरे के देश में इंटरफेयर करने से पहले अपने देश के हालातों को समझने पर तवज्जो दें। आप लोग जानते हैं कि कई बार ईरान के अंदर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है कि ईरान की जो सरकार इस समय ईरान में मौजूद है उसको गिराया जाए।
नए लीडर को लाकर वहां पर खड़ा किया जाए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। नाकाम कोशिशों के बाद भी बार बार इसी तरह के कारनामे ईरान में किए जाते हैं। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ये तंज कसा है और ये नसीहत दी है कि पहले अपने देश की स्थिति को बेहतर करो। इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, और वो बड़ा खुलासा ये है कि ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के बादशाह और यूएई के बादशाह से मेरी बातचीत हुई है, जिन्होंने खुले तौर पर मुझसे ये कहा है कि गाजा के अंदर हम हमास को देखना नहीं चाहते, हम हमास की सरकार गाजा से चली जाए इस बात के पक्ष में हैं। दुबई और सऊदी अरब के बादशाह ने कहा है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गाजा से हमास को पूरी तरह से कैसे हटाया जाए। हालांकि बार बार गाजा के लोगों की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग ही स्टेटमेंट है। तो अब क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्लान बना रहे हैं अरबी देशों के साथ मिलकर, वो कामयाब हो पाएगा? क्या गाजा से हमास को हटाया जा सकता है? ये चर्चा का विषय है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर एक कानून चलता था। वो कानून ये था कि जब किसी दूसरा देश का व्यक्ति सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाता था तो उसको किसी कफील के अंडर में जाना पड़ता था और उसको कफील को कफाला देना पड़ता था। कफाला का मतलब है कि मंथली कुछ पैसे देना पड़ते थे, ईयरली, यानी उनका एक अमाउंट फिक्स होता था कि साल में इतने पैसे जिस व्यक्ति के अंडर में विदेशी आदमी गया है कफील को देने होंगे, यानी कि सऊदी अरब का जो आदमी है उसको देना होंगे। तो सऊदी अरब ने अपनी 50 साल पुरानी इस प्रथा को खत्म कर दिया है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए, लेबर क्लास के लोगों के लिए अब कोई भी कफाला मौजूद नहीं है। उन लोगों को किसी को भी कफाला देने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब दुबई के नक्शे कदम पर चल रहा है। जैसे जैसे दुबई गोल्डन वीजा और बाकी चीजों के प्रोग्राम चला रहा है, वर्क परमिट वगैरह के, उसी के नक्शे कदम पर सऊदी अरब भी चल रहा है। सऊदी अरब के अंदर पुरानी जितनी रीति रिवाज होते थे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और दुबई के जैसे ही वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की ये भी बड़ी खबर है कि 50 साल पुराना जो कानून शुरू हुआ था कफाले का, वो कानून पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी का भी व्यक्ति सऊदी अरब में जाकर बिना कफाले के अपना काम काज कर सकता है और अपनी पूरी की पूरी सैलरी को बचाकर सेव कर सकता है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं इजराइल के ईलत पोर्ट पर। आपको बता दूं कि इजराइल के ईलत पोर्ट की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ईलत पोर्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि लाल सागर को प्रतिबंधित जब से यमन के लोगों ने किया है तब से लेकर अब तक ईलत पोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर आ चुका है और उससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जी हाँ दोस्तों, ईलत पोर्ट से इजराइल को बहुत बड़ी मदद मिलती थी सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यमन के हूती लड़ाकों ने जब से लाल सागर में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है जहाज़ों के आने जाने पर, तब से ईलत पोर्ट पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कगार पर पहुंच चुका है। यह साइड में आप मेरे देखिए, इजरायली ऑफिशियल्स हैव रिपोर्टेडली सोट यूएस एंड इजिप्शियन इंटरवीन टू ईजी द ब्लॉकेड इम्पोज बाय यमन। इजराइल के ऑफिशियल बार बार अमेरिका और मिस्र की सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करें, यानी यमन के लोगों को रोकें ताकि वो लाल सागर के रास्ते को खोल सकें। और लाल सागर का रास्ता एक बार खुल जाता है तो उससे इजराइल में सामान काफ़ी आसानी से आएगा, इजराइल की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था भी ऊपर पहुंचेगी और इसी के साथ साथ हथियारों की मदद भी इजराइल को मिल सकेगी। तो यमन के हूती लड़ाकों ने 1.5 साल पहले तकरीबन लाल सागर पर जो प्रतिबंध लगाया था उसके कारण इजराइल को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये आज के कुछ ताज़ा तरीन अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताया। अब इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर कुछ और नए अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए और जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।